नमस्कार मित्रों, हम आज बात करेंगे मित्रों कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक। आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। देखते हैं विद्यार्थियों कि द्विघात समीकरण क्या है और उसको किस प्रकार से हल किया जाता है मित्रों, उसके बारे में वो चर्चा करेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में मित्रों। तो इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि जब अपन द्विघात जो समीकरण होता है मित्रों उसका अध्ययन करते हैं तो इसमें किन किन बिंदुओं का अध्ययन है वो किया जाता है। तो ध्यान दीजिए मित्रों या विद्यार्थियों कि जो द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरण के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। आज उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पहला बिंदु अपना होगा मित्रों कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण क्या है मित्रों, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंदर ये भी देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है और उसका व्यापक रूप क्या होता है मित्रों, उसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे मित्रों। दूसरी बात ये करेंगे मित्रों कि द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो अब देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, कितने होते हैं। क्या दूसरी बात क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में। द्विघात समीकरण के मूल मतलब द्विघात समीकरण होता है उसमें कितने क्या मूल होते हैं बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात करते हैं मित्रों जो द्विघात समीकरण होता है उसको हल कौन कौन सी विधियों से किया जाता है। तीसरी बात करेंगे मित्रों द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कौन कौन सी विधियाँ, उसके बारे में बात करेंगे मित्रों। और उसके बाद में ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे मित्रों, मूलों की प्रकृति के बारे में। इस प्रकार से हम सबसे पहले पढ़ेंगे मित्रों विद्यार्थियों कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में उसका व्यापक रूप क्या होता है मित्रों, और उसके बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं मित्रों। उसके बाद जो द्विघात समीकरण है उन समीकरणों को हल कौन कौन सी विधियों से किया जाता है मित्रों, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर अपन बात करेंगे मित्रों द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर देखें मित्रों तो द्विघात जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण होते हैं। इन समीकरणों को हल करने का जो सबसे पहले प्रयास किया गया था मित्रों वह किया था बेबीलोन वासियों ने। ये जो द्विघात समीकरण होते हैं उन समीकरणों को हल करने का प्रयास है वो किया गया था। तो ध्यान दीजिए मित्रों जो द्विघात समीकरण है उन द्विघात समीकरणों को हल करने का प्रयास है वो सबसे पहले किनके द्वारा किया गया मित्रों, बेबीलोन वासियों के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करने का प्रयास वो मित्रों किया गया था। तो अब बात करते हैं मित्रों कि द्विघात समीकरण क्या है। जब मैं द्विघात समीकरण की बात करता हूँ मित्रों तो इससे पहले ये अब 10th क्लास की चौथी प्रश्नावली है मित्रों। इससे पहले जो दूसरी प्रश्नावली थी उसमें मित्रों आपने पढ़ा होगा द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा विद्यार्थियों, द्विघात बहुपद के बारे में आपने पढ़ा था। और अगर जब आपको द्विघात बहुपद ही समझ में नहीं आया तो देखिए मित्रों द्विघात समीकरण के जो समझने के लिए थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों। अगर द्विघात बहुपद समझ में आ गया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं मित्रों, बहुत आसान है। तो देखिए अपन जब द्विघात बहुपद की बात करते हैं मित्रों, द्विघात जो बहुपद होता है मित्रों उस बहुपद के बराबर में 0 को रख दूं या उसको 0 के समतुल्य कर दूं मित्रों तो आपका जो द्विघात बहुपद था वो अब द्विघात बहुपद नहीं रह करके मित्रों द्विघात समीकरण कहलाता है। कैसे मित्रों, देखिए द्विघात जो बहुपद होता है वो बहुपद होता है मित्रों ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है मित्रों c। अब ये तो है मित्रों द्विघात बहुपद, इसको मैं क्या पढ़ूंगा मित्रों, द्विघात बहुपद पढ़ूंगा। पर मैं कह रहा हूँ कि जो द्विघात बहुपद होता है मित्रों उस बहुपद के समतुल्य या उसके बराबर में क्या कर दूं मित्रों, 0 कर दूं तो अब वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा मित्रों,
वो पद है उस पद को सम्मिलित रूप से मित्रों क्या कहा जाएगा। अब ये मित्रों द्विघात बहुपद नहीं है मित्रों, अब इसको मैं कहूँगा द्विघात समीकरण है मित्रों। ये क्या है मित्रों, द्विघात समीकरण। तो बात समझे मित्रों, किस प्रकार से अपन द्विघात मतलब द्विघात समीकरण क्या होता है मित्रों, जब जो द्विघात बहुपद होता है मित्रों उस द्विघात बहुपद के बराबर या उसके समतुल्य में क्या कर देता हूँ मित्रों, 0 रख देता हूँ, तो वो आपका द्विघात जो बहुपद था मित्रों वो द्विघात समीकरण में बदल जाता है। तो ये बात समझ में आ गई हो गई। देखिए मित्रों द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है आपके पास कोई भी द्विघात बहुपद है मित्रों और उस द्विघात बहुपद को आप 0 के बराबर कर दीजिए या 0 के समतुल्य कर दीजिए मित्रों, तो वो आपका द्विघात, जैसे मित्रों मैंने लिखा 3x² + 2x + 5 लिखा मित्रों। अब मैं कहता हूँ ये मित्रों क्या है, 3x² + 2x 5, ये द्विघात समीकरण है क्या मित्रों, नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है मित्रों। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो द्विघात बहुपद है मित्रों। ये क्या है विद्यार्थियों, द्विघात बहुपद है, न कि द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चर पद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद होगा। अगर मैं इस द्विघात बहुपद है इसको 0 के बराबर कर दूं मित्रों, इसको मैं लिख दूं 3x² + 2x + 5 बराबर में क्या कर दूं मित्रों 0। अब इसको मैंने 0 के समतुल्य या 0 के बराबर कर दिया मित्रों, अब ये द्विघात बहुपद कहलाएगा क्या, नहीं मित्रों, अब ये द्विघात समीकरण होगा। अब इसको क्या कहेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से ये होते हैं मित्रों द्विघात समीकरण, है ना। जो द्विघात बहुपद होता है उस द्विघात बहुपद के समतुल्य क्या कर दे मित्रों, अगर उसके बराबर मैं 0 को लिख देता हूँ या उसके समतुल्य 0 कर देता हूँ मित्रों, तो वो आपका द्विघात बहुपद नहीं रह करके मित्रों द्विघात समीकरण में बदल जाता है। तो ये द्विघात समीकरण की बात तो समझ में आ गई होगी मित्रों, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको जो द्विघात बहुपद होगा मित्रों उस द्विघात बहुपद के बराबर 0 कर दीजिए मित्रों। अब वो द्विघात जो बहुपद के पद थे अब वो पद 0 के बराबर होने के बाद में मित्रों द्विघात समीकरण कहलाता है। अगली बात करते हैं मित्रों, जो द्विघात समीकरण होता है उस समीकरण का व्यापक रूप के, देखिए अर्थ से भी स्पष्ट है, द्विघात का मतलब 2 घात वाला, समीकरण का मतलब वही है उसको दोनों को बराबर मित्रों। तो द्वि और घात, द्वि का मतलब 2 होता है मित्रों, घात का मतलब 2, जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए मित्रों 2। अब इसका व्यापक रूप की बात करूं मित्रों, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² bx प्लस क्या होता है c और बराबर मित्रों क्या होता है 0। यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है मित्रों, ax² bx प्लस क्या है c है, ax² bx प्लस c। अब देखिए मित्रों यहाँ पर a b और c तीनों किस प्रकार के पद है, अचर पद है मित्रों। तो आप लिख दीजिए मित्रों कि a b और c तीनों किस प्रकार के पद है, अचर पद है मित्रों। अचर पद का मतलब ये होता है मित्रों कि ये कोई संख्या है गणितीय, ये क्या है ए बी सी कोई गणितीय क्या है मित्रों संख्या। तो ए बी सी तीनों अचर पद है, ठीक है मित्र विद्यार्थियों। अब देखते हैं कि जो a है इस a का मान मित्रों 0 नहीं होना चाहिए, a का मान क्या नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों 0, यानी जो अचर यानी x² गुणांक जो a है मित्रों इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर विद्यार्थियों a का मान 0 हुआ तो ये जो समीकरण है वो समीकरण आपका द्विघात समीकरण रहेगा क्या, नहीं रहेगा मित्रों। क्यों नहीं रहेगा, इधर देखिए मित्रों कि अगर ये लिख देता हूँ मित्रों, अगर क्या हो, अगर a बराबर क्या हो 0, शर्त तो ये है मित्रों कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया मित्रों तो ये आपका जो समीकरण है ना वो समीकरण द्विघात समीकरण नहीं रहेगा मित्रों। कैसे नहीं रहता है उसके बारे में देख लेते हैं मित्रों। अगर a बराबर क्या हो मित्रों अगर a बराबर क्या हो 0 हो तो ये जो द्विघात समीकरण है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, रेखिक समीकरण में। कैसे होगा, इधर देखिए जरा विद्यार्थियों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आप अब ये द्विघात समीकरण है। मैं मान लेता हूँ बच्चों कि a बराबर क्या रख दूँ मैं 0। अब a को मैं 0 रखूँगा तो 0 गुणा x² होगा मित्रों प्लस bx और प्लस c बराबर क्या होगा मित्रों 0। अब आप जानते हैं मित्रों क्या
कि अगर कोई भी संख्या है उस संख्या को मैं 0 से गुणा करता हूँ, किसी भी संख्या को मित्रों या विद्यार्थियों 0 से गुणा करने पर उसका मान क्या हो जाता है मित्रों, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है उसका मान बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि बच्चों ये जो पूरा पद है इस पद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। जब इस पद का मान 0 हो गया तो ये आगे फिर क्या बचा, b0 प्लस bx प्लस c और बराबर 0। अब 0 को लिखो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, तो ये बच गया bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चर पद है, चर पद की अधिकतम घात कितनी है मित्रों, चर पद की अधिकतम घात लिखी हुई नहीं है, नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है बच्चों, 1 है। जब चर पद की अधिकतम घात 1 होती है मित्रों तो द्विघात समीकरण होता है क्या आपका, नहीं। ये क्या हो गया बच्चों, यह रेखिक समीकरण है। ये क्या हो गया बच्चों, रेखिक समीकरण बना। क्यों बना रेखिक समीकरण, क्योंकि आपको बात समझ में आ गई हो गई। क्या समझ में आया मित्रों कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उस व्यापक रूप के अंदर जो a होता है उस a का मान 0 नहीं होना चाहिए मित्रों। अगर a का मान 0 है तो वह द्विघात समीकरण नहीं रहकर मित्रों रेखिक समीकरण में बदल जाता है। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण क्या है मित्रों, और द्विघात समीकरण का ये होता है व्यापक रूप। मित्रों अब बात करते हैं अपन द्विघात समीकरण के मूल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो ये रेखिक समीकरण हो गया। क्या बना बच्चों, ये जो द्विघात था ना उसको मैंने 0 रखा, तो ये अगर 0 रख दूं तो ये आपका रेखिक समीकरण बन गया। और रेखिक समीकरण के अंदर हमेशा चर पद की अधिकतम घात कितनी होती है, चर पद की अधिकतम 1 घात होती है मित्रों। क्या होती है, 1 घात वाला जो पद होता है उससे अपन क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण होगा मित्रों। पद तो बहुत भी हो सकते हैं लेकिन घात उसकी कितनी होनी चाहिए मित्रों, 1 ही होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा होने पर वो द्विघात हो जाता है। अब बात करते हैं मित्रों द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, द्विघात समीकरण है उन समीकरणों के मूलों के बारे में बात करेंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल के बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों। इसके 2 मूल हो गए। कितने मूल ज्ञात किया जा सके, 2 मूल। कितने मूल हो गए, 2 मूल हो गए। तो ये भी ध्यान रखें आप, जो भी द्विघात समीकरण होते हैं उसके अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं मित्रों, अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2। तो ये भी ध्यान रखें कि द्विघात समीकरण के अंदर अधिकतम मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगली बात करते हैं मित्रों द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। अब द्विघात समीकरण को हल करने की मित्रों 3 विधियाँ होती है। कितनी विधियाँ होती है मित्रों, 3 विधियाँ होती है। और उन 3 विधियों के माध्यम से द्विघात समीकरण को क्या किया जाता है मित्रों, हल किया जाता है। और वह 3 विधियाँ कौन सी है मित्रों, देखिए एक विधि होती है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि के माध्यम से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है मित्रों। कौन सी विधि हो गई मित्रों, गुणनखंड विधि होती है। और दूसरी होती है, कौन सी विधि होती है, एक तो गुणनखंड विधि हो गई मित्रों और दूसरी विधि होती है वो होती है पूर्ण वर्ग विधि। यानी कौन सी विधि होती है दूसरी मित्रों, पूर्ण वर्ग विधि होती है। ये कौन सी विधि होती है, पूर्ण वर्ग विधि होती है। कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से प्रश्नों को क्या किया जाता है, हल। तो एक गुणनखंड विधि के माध्यम से, पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से, और एक होती है श्रीधर आचार्य। क्या होती है मित्रों, श्रीधर आचार्य, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ द्विघात सूत्र। क्या कह सकता हूँ मित्रों, द्विघात सूत्र। तो इन 3 विधियों के माध्यम से द्विघात समीकरणों को क्या किया जाता है मित्रों, हल किया जाता है। और वो 3 कौन कौन से, एक गुणनखंड विधि होती है मित्रों, एक होती पूर्ण वर्ग विधि होती है, एक श्रीधर आचार्य है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ मित्रों, द्विघात विधि। इन सभी के माध्यम से ये जो द्विघात समीकरण होते हैं उसको हल किया जाता है। अब किसी भी विधि का अपन उपयोग कर सकते हैं मित्रों, ये अपने विवेक पर निर्भर करेगा। अगली बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की बात करते हैं मित्रों। किसके, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की बात। अब जब द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की बात करते हैं मित्रों तो यहाँ पे 2 प्रकार के मूल है वो आपको प्राप्त हो गए। एक आपको वास्तविक मूल प्राप्त हो गए और एक इस प्रकार के मूल हो गए, काल्पनिक मूल हो गए। कैसे मूल, 2 प्रकार के प्राप्त हो गए मूल बच्चों, एक होगा वास्तविक मूल और एक होगा काल्पनिक मूल। जो कल्पना पर आधारित होते हैं तो उसको तो 2 प्रकार के मूल हो गए
विद्यार्थियों एक वास्तविक मूल होगा, एक होगा काल्पनिक मूल। तो अपन 10वीं क्लास के अंदर वास्तविक मूलों के बारे में अध्ययन करेंगे और काल्पनिक मूलों का विस्तृत रूप से अध्ययन अपन 11th क्लास और 12वीं के अंदर मैथ्स के अंदर इन मूलों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी है विद्यार्थियों प्राप्त करेंगे। यानी वास्तविक मूलों का तो अध्ययन है अपने को 10th क्लास के अंदर करना पड़ेगा मित्रों, और काल्पनिक मूल है उसका अपने को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। इसका अध्ययन अपन करेंगे 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर। अगर आप मैथ्स लोगे विद्यार्थियों तो वहाँ पे आप 11th क्लास में विशेष रूप से काल्पनिक मूलों का अध्ययन के बारे में एक अलग से चैप्टर आप होगा उसमें अध्ययन करेंगे मित्रों। तो देखिए मित्रों आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है मित्रों। द्विघात समीकरण ये होता है जो द्विघात बहुपद होता है मित्रों, उस द्विघात बहुपद के बराबर में क्या रख देता हूँ या उसके समतुल्य क्या कर देता हूँ बच्चों 0 कर देता हूँ। तो वो द्विघात बहुपद आपका क्या बन गया मित्रों, द्विघात समीकरण। उसके बाद में मित्रों अपन ने देखा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखा। जब अपन द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखा तो मित्रों होता है ax² bx + c होता है, जहाँ a b और c तीनों क्या होती है मित्रों, वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, या जिसको मैं कहता हूँ अचर पद होता है। क्या होता है मित्रों, अचर पद होता है। और यहाँ पे a का मान मित्रों क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होता है तो मित्रों वो द्विघात समीकरण नहीं रह करके वो किस में कन्वर्ट बदल जाता है मित्रों, रैखिक समीकरण के अंदर परिवर्तित हो जाता है मित्रों। इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त साथ में दी हुई होती है द्विघात समीकरण। अगर हो गया, अगर ये a का मान 0 हो गया तो मित्रों वो रैखिक समीकरण ही बनेगा। अब आपने समझा था। उसके बाद अपने मित्रों बात की द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में। जब द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में बात की थी तो मित्रों उसमें उसके द्विघात समीकरण जो होता है उसके अधिकतम मूल होते हैं, वो कितने होते हैं मित्रों, 2 होते हैं। द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं मित्रों, 2 होते हैं। और उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं मित्रों उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन अगले वाली क्लास में। और हल करने की विधियां हैं मित्रों वो एक विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि विद्यार्थी, और तीसरी है श्रीधर आचार्य या द्विघात समीकरण। इनके माध्यम से इन द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है मित्रों। और हल करने के बाद इनके जो मान आते हैं वो हमेशा 2 ही आते हैं मित्रों, क्योंकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के मान हमेशा कितने आते हैं मित्रों, 2 ही आते हैं। अगर ये त्रिघात समीकरण होता तो मित्रों इसके मान 3 आते, द्विघात 2 ही मान आएंगे। फिर अपन बात करते हैं द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं मित्रों। जब द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की बात करते हैं तो मित्रों इसके 2 प्रकार के मूल होते हैं, एक वास्तविक होते हैं, एक काल्पनिक होते हैं, एक रियल और इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक मूलों का अध्ययन हम 10वीं क्लास के अंदर करेंगे मित्रों, और काल्पनिक मूलों का अध्ययन हम 10वीं क्लास में नहीं करेंगे मित्रों। इसका अध्ययन 12वीं क्लास यानी 11वीं क्लास और 12वीं क्लास मैथ्स लेंगे तो इनका अध्ययन किया जाता है मित्रों। अब हम बात करते हैं मित्रों, कोई आपको दिया हुआ है पद दिए हुए उन पदों के ये बात करते हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं मित्रों। तो उसके बाद जांच करते हैं कि कोई द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मित्रों कैसे करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है मित्रों, पहला प्रश्न है अपना x + 1 का होल स्क्वायर मित्रों, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है मित्रों 2 बराबर है 2x - 3। अब अपने को ये जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं मित्रों। तो देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है, तो देखिए मित्रों यहाँ x प्लस इसको हल करने के लिए मेरे को a + b सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा मित्रों। a + b जो सर्व समीका होती है मित्रों वो क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर मित्रों 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। इस सर्व समीका का प्रयोग करके इसको मैं क्या करूंगा मित्रों, हल करूंगा। तो a बराबर तो क्या है मित्रों x है, और b बराबर क्या है मित्रों 1 है। a का स्क्वायर करूंगा मित्रों तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 a की जगह मित्रों x लिखूंगा, गुणा b की जगह मित्रों 1 लिखूंगा तो 2x हो जाएगा मित्रों, और प्लस b का मान कितना मित्रों 1 है, या b के स्क्वायर में 1 का क्या कर दूंगा मित्रों स्क्वायर। जब इस सर्व समीकरण का प्रयोग करूंगा मित्रों तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर करने पे मित्रों 1 ही आता है, और बराबर इस 2 को इस कोष्ठक के अंदर वाली संख्या से गुणा कर लूंगा विद्यार्थियों। 2 को x से गुणा करूंगा मित्रों 2x होगा, और इस 2 को 3 से गुणा करूंगा मित्रों 6 होगा। पर मित्रों 3 से पहले चिन्ह माइनस का है, इस 2 से पहले चिन्ह प्लस का है, प्लस माइनस गुणा करने पर हमेशा क्या होता है मित्रों माइनस, और ये माइनस के हो गए 6 मित्रों। अब इन दोनों सभी पदों को एक तरफ व्यवस्थित करिए मित्रों, तो ये इसको एक तरफ व्यवस्थित करेंगे तो मित्रों देखिए ये हो जाएगा x² प्लस का 2x प्लस 1। अब इनका मैं मित्रों पक्षांतरण करूंगा, और ध्यान रखिए विद्यार्थियों जब पक्षांतरण करते हैं
तो पक्षांतर जिस पक्ष का अपन इस पक्ष को मैं इस पक्ष में लाऊंगा ना बच्चों, तो ये जिस चिन्ह का है इस यहाँ पे आने पर इनके चिन्ह में बदलाव होएगा मित्रों। तो ये 2x का इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये 6 माइनस का इधर आने पर 6 किसका हो जाएगा मित्रों, प्लस का। तो ये माइनस का 2x हो गया मित्रों, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पक्षांतर किया मित्रों, और ये प्लस का 6 हो गया मित्रों। अब 2x भी इधर ले आया, 6 भी इधर ले आया मित्रों, इधर क्या बच गया 0, तो मैंने 0 लिख दिया ना मित्रों। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 2x। अब देखिए मित्रों, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x, 2 में से 2 जाने पर 0 बचता है, तो 2x में से 2x गए मित्रों, तो इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। ये प्लस का 1 मित्रों, ये प्लस के 6 जुड़ जाएंगे मित्रों, प्लस कितने हो गए 7 और बराबर क्या हो गया मित्रों 0। अब देखिए मित्रों x स्क्वायर प्लस 7 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्यों है मित्रों, क्योंकि यहाँ चर पद की अधिकतम घात कितनी है मित्रों 2 है। तो आप लिखो क्योंकि चर पद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है मित्रों ये द्विघात समीकरण है। एक और प्रश्न उठा दे बच्चों, अपन देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x मित्रों, और बराबर है आपका बराबर माइनस का 2 कोष्टक 3 माइनस एक्स मित्रों, 3 माइनस एक्स। अब इसको कैसे हल करेंगे, अब ये तो हल किया हुआ है मित्रों, तो इसको मैं लिख दूंगा मित्रों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको हल करूंगा मित्रों, इस 2 को इस कोष्टक अंतर वाली से मल्टीप्लाई गुणा करूंगा, 2 को मैंने गुणा 3 से किया मित्रों, ये 3 प्लस का, ये 2 माइनस का है, तो माइनस कितने हो जाएगा मित्रों 6। इस 2 को मैंने x से गुणा किया मित्रों, और माइनस को माइनस तो प्लस हो जाएगा मित्रों, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2x मित्रों। अब इसको मैं पक्षांतर कर लूँ मित्रों, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये 2x इधर प्लस के मित्रों, इधर आएंगे ये 2x माइनस के हो जाएंगे मित्रों, ये 6 प्लस के इधर आने पर किसके हो जाएंगे माइनस के है बच्चों, इधर आने पर प्लस के 6 हो जाएंगे, बराबर मित्रों 0। माइनस का 2x और माइनस का 2x मित्रों कितने x हो गए कि एक्स स्क्वायर माइनस की 4x और प्लस के 6 बराबर 0। अब यहाँ पर भी देखते हैं क्यों मित्रों, देखिए क्योंकि x की, या मैं x की जगह लिखता हूँ चर पद की अधिकतम घात कितनी है मित्रों, चर पद की अधिकतम घात ही उस समीकरण की घात होती है मित्रों। अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम 2 घात है, इसलिए किस प्रकार का समीकरण है मित्रों, द्विघात समीकरण होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम एक एक प्रश्न को लेकर के अगले वाली क्लास में चर्चा करेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण होगा या फिर कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा। जय हिंद जय भारत।